चैप्टर 43 सिग्निफिकेंस ऑफ द करंट एसेट वैल्यू। करंट एसेट वैल्यू का फॉर्मूला हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। इस चैप्टर में ऑथर बताएंगे कि जो करंट एसेट वैल्यू होती है वो एक रफ एस्टिमेट होता है लिक्विडेशन वैल्यू का। लिक्विडेशन वैल्यू मतलब अगर मैं कंपनी के एसेट्स को एक एक करके बेचूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। और बहुत सारी स्टॉक्स करंट एसेट वैल्यू से कम प्राइस पे ट्रेड हो रही होती हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो इलॉजिकल है। इसका मतलब एक सीरियस एरर कमिट हो रहा है। या तो स्टॉक मार्केट की जजमेंट में सही से वैल्यू नहीं कर रही स्टॉक मार्केट कंपनी को, या फिर मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो सही नहीं है, या फिर जो स्टॉक होल्डर हैं उनको लगता है कि उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी नहीं है जबकि वो उतनी है। लिक्विडेशन वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कंपनी का बिजनेस लिक्विडेट करके आपको मिले। मतलब अगर आप कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको एक एक करके बेचो तो आपको उतना पैसा मिलेगा। और ऑथर बताते हैं कि जो प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं उनमें लिक्विडेशन एक रोज की बात होती है, लेकिन जो पब्लिकली ओन्ड कंपनीज होती हैं, जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उनमें ये काफ़ी रेयर होता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो लाइबिलिटीज़ होती हैं बैलेंस शीट पे वो रियल हैं, वो एकदम असली हैं, उनको आपको चुकाना पड़ेगा। लेकिन जो एसेट्स हैं उनकी जो वैल्यू है उन पे आपको ज़रूर सवाल उठाना चाहिए कि वाकई एसेट्स की वैल्यू इतनी है। तो लिक्विडेशन वैल्यू निकालने के लिए ऑथर थोड़ा हमें बताते हैं कि क्या चीज़ बेच के कितना रिकवर हो सकता है। सबसे पहले करंट एसेट्स की बात करते हैं। करंट एसेट्स में कैश एसेट्स की बात करते हैं। इसमें 100% रिकवर हो जाएगा अगर आप बेचते हैं। बेचते क्या है, कैश बैंक में पड़ा होगा, या फिर जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं वो हाईली लिक्विड और हाईली रेटेड सिक्योरिटीज़ होती हैं, पूरी की पूरी वो रिकवर हो जाएंगी। फिर दूसरा है अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल की रेंज है 75 to 90%, यानी कि 75% से 90% पैसा रिकवर हो जाएगा रिसीवेबल्स का, और 10% से 25% पैसा हमें नहीं मिलेगा रिसीवेबल बेच के। एवरेज रफ ले सकते हैं 80% इसकी। और इन्वेंट्रीज है 50 to 75%, इसकी एवरेज ले सकते हैं 66% के आसपास। इसका मतलब यह है कि इन्वेंट्रीज बेच के 25% से 50% पैसा हमें नहीं मिलेगा। और फिर आ जाओ फिक्स्ड एसेट्स पे, जिसमें होता है रियल एस्टेट, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें। इसकी रेंज है 1% से 50% तक, काफ़ी वाइड रेंज है। इसका एवरेज आप 15% ले लो। लिक्विडेशन वैल्यू निकाल के हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है हमने, हमारा सिर्फ ये मकसद है कि हमें रफ एस्टिमेट मिल जाए कंपनी के एसेट्स एक एक करके बेच के हमें इतना पैसा मिलेगा, और क्या कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो इससे कम है। अगर कम है तो वो अंडर वैल्यूड है। और ऑथर अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, ऑथर ने बहुत सारी कंपनीज की लिक्विडेशन वैल्यू कैलकुलेट की होगी, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स को बेच के मिलता है वो उतना ही होता है जो उसके करंट एसेट्स को बेच के नहीं मिलता। जैसे कि कैश एसेट्स को बेच के 100% मिल गया सारा का सारा, रिसीवेबल को बेच के 80% मिला था, और इन्वेंट्री को बेच के 66% मिला था। तो फिक्स्ड एसेट्स हैं जो कंपनी के, उनको बेच के हमें कम से कम इतना मिल जाएगा कि ये जो 20% रिसीवेबल नहीं मिला और 33% इन्वेंट्री नहीं मिला, ये पूरा हो जाएगा। तो यानी कि करंट एसेट की पूरी वैल्यू मिल जाएगी। और इसीलिए ही उन्होंने वो फॉर्मूला बनाया था करंट एसेट वैल्यू का। उन्होंने ये एज्यूम किया था कि जो करंट एसेट को बेच के नहीं मिलेगा वो फिक्स्ड एसेट को बेच के मिल जाएगा। ऑथर बताते हैं 1926 से 1929 की जो बुल मार्केट थी उसमें भी बहुत सारी स्टॉक्स थी, वो अपनी लिक्विडेशन वैल्यू से कम पे ट्रेड हो रही थी। और 1932 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनीज ट्रेड हो रही थी उनमें से 40% जो कंपनीज थी वो अपनी नेट एसेट वैल्यू से कम पे ट्रेड हो रही थी। इसका मतलब 40% ऑफ अमेरिकन कंपनीज की वैल्यू मुर्दा होने पे ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू उन्हें ज़िंदा रखने पे। यानी कि जो इन कंपनीज के मालिक थे उनको ज़्यादा पैसे मिलते इन कंपनीज को मार के एज़ कम्पेयर टू इन कंपनीज को ज़िंदा रख के। मारने से मतलब है कंपनी का धंधा बंद करके उसके एसेट्स एक एक करके बेच के, और ज़िंदा रखने से मतलब है उसका बिजनेस कंटिन्यू करने से। और ऐसे ही 1938 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनीज लिस्टेड थी उनमें से जो 20% कंपनीज थी वो करंट एसेट वैल्यू से कम पे ट्रेड हो रही थी। ऑथर बोलते हैं अगर कोई कंपनी काफ़ी टाइम से अपनी लिक्विडेशन वैल्यू से कम पे ट्रेड हो रही है तो या तो वो अंडर वैल्यूड है, उसका प्राइस काफ़ी कम है और वो करेक्ट हो जाएगा, या फिर उस कंपनी को लिक्विडेट कर देना चाहिए। शेयर होल्डर्स को ये सवाल उठाना चाहिए कि बिजनेस को चलते रखना क्या उनके हित में, और उन्हें मैनेजमेंट को भी फोर्स करना चाहिए कि वो प्रॉपर स्टेप्स लें, कंपनी की पॉलिसी चेंज करें या क्या करें, ताकि जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस कम हो जाए। और अगर मैनेजमेंट को लगता है कि कंपनी को चलते रखना चाहिए तो मैनेजमेंट को एक जस्टिफिकेशन देनी चाहिए स्टॉक होल्डर को, क्योंकि अगर किसी कंपनी की वर्थ मुर्दा होकर ज़्यादा है तो उसे मार देना चाहिए।
उसे लिक्विडेट कर देना चाहिए। लिक्विडेशन वैल्यू से कम प्राइस बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है और स्टॉक होल्डर को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अगर वो लंबे टाइम तक चल रहा है। काफ़ी केसेस में जो स्टॉक्स लिक्विडेशन वैल्यू से कम प्राइस पे ट्रेड कर रही हैं वो एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन काफ़ी केसेस में वो इसलिए भी होता है क्योंकि जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो सही नहीं है और मैनेजमेंट को वो पॉलिसी सही करनी चाहिए। शेयर होल्डर को मैनेजमेंट को प्रेशर करना चाहिए उन पॉलिसीज़ को ठीक करने के लिए। ज़्यादातर क्या होता है, जो ऐसी स्टॉक्स होती हैं उनकी जो अर्निंग्स होती हैं वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रही होती हैं और लोगों को लगता है कि जो लॉसेज हैं वो चलते रहेंगे और जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म होते रहेंगे और जो इंट्रिंसिक वैल्यू है कंपनी की वो अल्टीमेटली मार्केट प्राइस से भी कम हो जाएगी। जबकि कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स भी हो सकती हैं कंपनी में जो कि मार्केट प्राइस को बढ़ा दें स्टॉक के, जैसे कि इंडस्ट्री में जनरल इम्प्रूवमेंट हो गया है या फिर कंपनी की जो ऑपरेटिंग पॉलिसीज़ हैं वो चेंज करी हैं या तो मैनेजमेंट को चेंज करके या सेम मैनेजमेंट रख के, जैसे और बेहतर मेथड यूज़ करने लग गए हैं, नया प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने लग गए हैं और जो अनप्रॉफिटेबल बिजनेस सेगमेंट्स थी वो बंद कर दिए हैं या किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर करके जो कि उस कंपनी के रिसोर्सेज को, एसेट्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सके, या फिर कुछ पार्ट उस कंपनी का लिक्विडेट करके या पूरा ही लिक्विडेट करके। लेकिन जो इन्वेस्टर है उसको अपनी आंखें बंद करके ऐसी सिक्योरिटीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। उसको देखना चाहिए कि फ्यूचर में अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, फेवरेबल डेवलपमेंट्स हो सकती हैं फ्यूचर में, और पास्ट में कंपनी की अच्छी खासी अर्निंग पावर थी जो वापस से भी हो सकती है। और ऐसी कंपनीज की स्टॉक्स बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए जिनकी जो करंट एसेट्स हैं वो कम हो रहे हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट के साइंस भी नहीं दिख रहे। जैसे कि 2 एग्जाम्पल देते हैं उधर, हब मोटर्स जिसके कैश एसेट्स 50% से कम हो गए थे और जिसके नेट करंट एसेट्स 60% से कम हो गए थे डिप्रेशन पीरियड के दौरान, और मैनहट्टन शर्ट दूसरा एग्जांपल है जिसके करंट एसेट्स 10% से कम हो गए थे लेकिन कैश एसेट पोजीशन थी वो काफ़ी बेहतर हो गई थी, तो इसे इम्प्रूवमेंट बोलेंगे। तो हुआ ये था, जो रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री थी उसको लिक्विडेट करके जो पैसा आया था उससे एक तो कैश रिसोर्सेज बढ़ गए थे और दूसरा बैंक लोन रीपे कर दिए थे, तो यानी कि लाइबिलिटीज़ कम होगी और जो कैश वाला पार्ट है वो बड़ा हो गया, तो यानी कि बैलेंस शीट पोजीशन इंप्रूव हो गया। तो ऐसी स्टॉक्स जो लिक्विडेशन वैल्यू से कम प्राइस पे ट्रेड हो रही होती हैं, ऐसी बार्गेन्स में हमें 2 और बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एसेट्स उसके धीरे धीरे करके कम तो नहीं हो रहे, मतलब कंपनी के जो लॉसेज हैं वो उसके एसेट्स को तो नहीं खा रहे धीरे धीरे करके, और पास्ट में कंपनी ने अच्छा खासा अर्निंग पावर शो किया है मार्केट प्राइस पे जो कि वो फ्यूचर में रिपीट कर सकती है, ऐसे साइंस लग रहे हैं। ऐसी स्टॉक्स खरीदते टाइम जनरल मार्केट कंडीशन पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे जिस टाइम आप खरीद रहे हैं। ना तो ऐसी स्टॉक्स आप बिल्कुल हाई मार्केट कंडीशंस में खरीदें, ना ही बिल्कुल लो मार्केट कंडीशंस में खरीदें। ये स्टॉक्स बेहतर नॉर्मल कंडीशंस में परफॉर्म करती हैं, क्योंकि अगर मार्केट एज अ होल बहुत ही हाई पे है तो वो डिक्लाइन भी करेगी बहुत जल्दी, और जब डिक्लाइन करेगी तो ये वाली स्टॉक्स भी डिक्लाइन करेंगी चाहे वो कितनी चीप हो। जब मार्केट डिक्लाइन करता है तो कोई नहीं बच पाता। और दूसरा, बिल्कुल ही लो कंडीशंस में इसलिए नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि उस टाइम पे आप वो खरीद लो ना जो लीडिंग कंपनीज के स्टॉक्स हैं, जो पॉपुलर कंपनीज के स्टॉक्स हैं, जो लार्ज कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स हैं, क्योंकि जब बिल्कुल लो कंडीशन चल रही होंगी मार्केट की उनमें वो भी कम प्राइस पे ट्रेड हो रही होंगी और उन्हें खरीदना ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू इन सिक्योरिटीज़ को, चाहे ये ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी हो। धन्यवाद।